Hello students, welcome to our YouTube channel, the NAP Physics YouTube प्लेटफॉर्म। इससे पहले तक हम लोग अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा, काफ़ी अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट अपना बिल्टअप किया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोट्स का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज़ गो थ्रू दी आवर व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक इस हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। व्हाट्सएप चैनल पे जाके आप पीडीएफ के मटेरियल यूनिट वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइव का लिंक वहाँ पे अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा नोट वोट करने के लिए आप परेशान ना होइए, ये मटेरियल आपको वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे अवेलेबल है। साथ ही साथ कुछ रेफरेंस बुक के भी डिमांड के अकॉर्डिंग जो बच्चे पूछते हैं वो उसके भी पीडीएफ्स वहाँ पे डले हुए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। अभी तक हम लोगों ने अपने 70% कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, 75% मतलब 3 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और एक लास्ट यूनिट हमारा जो थ्योरी ऑफ रेडिएशन के टाइटल के साथ है, हमारे इस बीएससी थर्ड सेम के फिजिक्स के कंसेप्ट में आने वाला है। तो इस यूनिट को पढ़ने से पहले हम उसके सिलेबस का एक ओवरव्यू लेते हैं। आपके पास सिलेबस तो है ही है, मैं ज़्यादा समय सिलेबस के डिटेलिंग में नहीं लूंगा क्योंकि आप लोगों के पास सिलेबस का सीट ऑलरेडी अवेलेबल है। हम ये जरूर जानेंगे कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसको इस यूनिट से हमें कंपलसरी तैयार करना ही है, जो कि डेफिनेटली एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रोबेबल होता है। तो उन टॉपिक्स को जरूर अपन फाइंड करेंगे, और हमारी जो क्लासेस भी हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही टारगेट आउट करते हुए बनाई जाएंगी। मतलब कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम वर्ड टू वर्ड सिलेबस कवर करते हैं, ऐसा नहीं है। वर्ड टू वर्ड हम पूरे सिलेबस को यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, हर यूनिट में यही हुआ है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको ज्यादा जोर देके उसको हम सीखे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो हर यूनिट 10 से 12 क्लासेस में कंप्लीट हो जाता है, और हर वीडियो का लेंथ 25 मिनट से लेके आधे घंटे, किसी किसी का बड़ा होता है। इस प्रकार से अगर आप देखें तो आपको हर यूनिट के पीछे 4-5 घंटे या 3 साढ़े 3 घंटे का ही आपको समय देना होता है, और जो कि बहुत 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 लेस है आपके जो आउटलाइन एनईपी ने बनाया है। कि हर यूनिट के लिए आप जब अपना सिलेबस का शीट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हर एक एक घंटे की क्लास को लेते हुए 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे हम उतना भी नहीं स्पेंड कर रहे हैं, हम तो छोटे छोटे फॉर्म में चल रहे हैं। तो वो सारी इंपॉर्टेंट चीज ही होती हैं, उसमें से कुछ भी छोड़ने या नेग्लेक्ट करने वाली चीजें नहीं है। जो लाइट टॉपिक है या जो बोरिंग टॉपिक है उस पे तो हम क्लास बनाते भी नहीं है। हम उसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जिस पे मैक्सिमम स्कोरिंग वाले हों, और ज्यादा से ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज के द्वारा पूछे जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हैं, कुछ स्टूडेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हैं, तो भाई आपके यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर के आस्किंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के वेरिएशंस में चेंजेस रह सकता है। कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैंने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत पढ़ाए हैं, तो वो एक किसी एक यूनिवर्सिटी में आ सकता है, एक किसी एक यूनिवर्सिटी में, एक किसी एक यूनिवर्सिटी में। तो ओवरऑल अगर मैं सामान्य रूप से सभी स्टूडेंट्स को कवर अप करते हुए देखूं, तो वो सभी चीज इम्पोर्टेंट होता है। तो हम किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को अगर टारगेट करके मैं कहूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इसे ही पढ़िए, तो हो सकता है वो किसी एक सर्टेन यूनिवर्सिटी के बच्चों को फायदा देगा, बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चों को वो फायदा नहीं देगा। तो इसलिए हम इस यूनिट में ब्रॉडली क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं उसके बेस पे स्टडी करते हैं, और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ये यूनिट भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। इस पे भी ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7 क्लासेस में हम इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए रफली हम लोग पहले जानते हैं कि इस यूनिट के सिलेबस में क्या दिया हुआ है एनईपी के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको इस बारे में पता हो। थ्योरी ऑफ रेडिएशन इस यूनिट का टाइटल है। आई एम सॉरी। और लिखा होगा आपके सिलेबस में वर्ड टू वर्ड इसी तरीके से कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आपको जानना है। रेडिएशन एक कंसेप्ट होता है फिजिक्स में, बेसिकली हम इस पे हमारा सारा कंसेप्ट लेके चलेंगे। उसके बाद स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेशन वाला पोर्शन है, लोड नहीं यहाँ पे ज्यादा है आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ये भी छोटे छोटे डेफिनेशन वाले पोर्शन है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये एक इंपॉर्टेंट बड़े नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, उसका थर्मोडायनेमिकली प्रूफ अब बताइए। तो यहाँ पे एक बड़े नंबर का टॉपिक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है। आप इस पेपर से रिलेटेड
लैब में प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं वहां पे आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो अब यहाँ से आप इस चीज को अंडरस्टैंड करिए कि परीक्षा में इसे पूछा जाना कम प्रोबेबल है। ये एक्सपेरिमेंट वाला पोर्शन है, ठीक। तो बाकी जानेंगे इसके बारे में हम लोग। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें यहाँ से मिला स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में, रेडिएशन से रिलेटेड। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट जैसा एक लॉ है बट कंसेप्ट है, आपको उसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। एंड अगेन रेले जीन्स का नियम या रेले का स्पेक्ट्रम लॉ बोलते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से आपके सिलेबस में लिख दिया है कि ओनली क्वालिटेटिव, मतलब उसके इंफॉर्मेटिव पार्ट को आपको जानना है, इसके डिटेल डेरिवेशन पे नहीं जाना है। सिलेबस ही आपको इस चीज को बोल चुका है। तो हमें रेले का नियम, वीन का नियम और स्टीफन का नियम, अब आप फाइंड कर पा रहे होंगे कि आपको जो तीन महत्वपूर्ण चीजें जो आप बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें छाटिए, तो ये यहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी ये सारी चीजें, ठीक। फिर आगे जब बढ़ेंगे अपन, तो प्लांक का रेडिएशन लॉ, ये मैथमेटिकली एक अच्छा हैवी टॉपिक है। प्लांक का रेडिएशन लॉ जो कि फिर से प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के डीप कॉन्सेप्ट से हम डेवलप करेंगे और उसकी सहायता से फिर हम प्लांक के रेडिएशन लॉ की सहायता से फिर से वही जो वीन का विस्थापन नियम आप पढ़े रहेंगे वो रेले के नियम को, और ज्यादा हुआ तो स्टीफन के नियम को भी डिराइव करके लेके आएंगे। किसकी सहायता से जी? प्लांक के नियम की सहायता से। और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, प्लांक रेडिएशन लॉ थ्योरी टॉपिक है, कैसे एक्सपेरिमेंट्स किया गया उसके लिए, वो सारा चीज एक छोटे से टॉपिक में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ओवरऑल 1, 2, 3 एंड प्लांक्स के रेडिएशन लॉ, ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इस यूनिट में, जो चीज हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको इस सेमेस्टर का पेपर निकालना है, इसलिए क्योंकि ये आगे आने वाले सेमेस्टर्स में जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स आएंगे वहां पे इनके उपयोग होने हैं। आपके चौथे सेमेस्टर में, पांचवें सेमेस्टर में, छठे सेमेस्टर में जो फिजिक्स आप पढ़ेंगे, हायर लेवल फिजिक्स, उसमें ये सब यूज होने वाला है। तो कंसेप्ट बिल्टअप भी करना है और एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा प्रोबेबल है। ओके, ठीक। तो ज्यादा समय हम इस सिलेबस वाले पोर्शन पे नहीं रखते, आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे जो रेडिएशन के कॉन्सेप्ट्स को आपको बिल्टअप करने के लिए बहुत जरूरी है, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, जैसे स्टीफेंस के लॉ का प्रूफ और उसके डिटेल के बारे में, वीन के नियम के बारे में, रेले के नियम के बारे में, जो स्पेक्ट्रम हमें बनाना है रेडिएशन से रिलेटेड, उन सब के बारे में। तो कुल मिला के आज के क्लास में मैं टूल्स इकट्ठे कर रहा हूँ इस पूरे यूनिट को पढ़ने के लिए, इस पूरे यूनिट को के मेन कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ साजो सामान, हथियारों की आवश्यकता है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे, छोटी छोटी चीजों के बारे में, और उसे कलेक्ट करके लेके चलेंगे, तब जाके आगे हम लोग फिर अपने हेवी टॉपिक्स को इजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट से चलिए। अपने व्यक्तिगत तौर पे मैं बताऊं तो मैं बहुत आलसी हूँ। आलसी हूँ कहना, मुझे बार बार पढ़ने का कोई शौक नहीं है। कोई एक टॉपिक को आप बार बार अगर क्लास में टेस्ट हुआ तो भी पढ़े, और कोई एग्जाम हुआ तो भी पढ़े, फिर से वही बुक नहीं। हम एक बार धीरे धीरे कछुए की तरह स्लो मेहनत करें और सिर्फ एक बार रिवाइज करें जब भी हमको उसकी जरूरत है, और पेपर में लिख के आ जाए। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट पे बिलीव नहीं करता। वो दिन रात किताबी कीड़े बनने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जब हम लोग स्लोली ये टूल इकट्ठा करेंगे टॉपिक्स के लिए, मतलब वो हमारा बहुत सारा समय आगे बचाएगा। आप बाकी यूनिट में अगर इस चीज को फील किए होंगे तो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मेरा क्या कहना है, कि वन टाइम आप धीरे धीरे पूरे टॉपिक को डीपली अंडरस्टैंड करिए, और उसके बाद अपने वर्ड में उसको बना के जब सीखेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि आप कोई बहुत बल्कि चीज पढ़ रहे हैं। आपको लगेगा कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं, बट कॉन्सेप्ट आपको पूरा आते रहेगा, दिमाग में लोड नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के क्लास में इंट्रोडक्टरी पोर्शन में, कि रेडिएशन होता क्या है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। चलिए, सो सबसे पहले इमेजिनेशन का काम। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब आपके दिमाग में आपको इमेजिनेशन करना आना चाहिए कि हम जो कह रहे हैं वो आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, उससे आप बहुत सारी चीजें इजिली समझ पाएंगे। रेडिएशन होता क्या है जी? तो जैसे प्रकाश की तरंगे चलती हैं, उसी प्रकार ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है। हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर 3 तरीके से चल सकती है। एक होता है चालन, जिसे कंडक्शन कहते हैं, एक होता है संवहन,
जिसे कन्वेक्शन कहते हैं, और एक होता है विकिरण जिसको रेडिएशन कहते हैं। चालन मतलब आपको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा दो पॉइंट्स के बीच में, रॉड से या आयरन रॉड से किसी भी तरीके का कांटेक्ट होना चाहिए। संवहन में भी गैसेस मीडियम लीजिए या किसी तरीके के और मीडियम लीजिए संवहन के लिए, तो ये दो मेथड जो हैं हीट के एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होने के लिए, जैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन, उसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। मीडियम नेसेसरी है, अगर मीडियम बीच में नहीं है तो फिर ये दोनों चीजों से ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। बट जो रेडिएशन है, जो विकिरण है, उस वो निर्वात में भी विचरण कर सकता है, उसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य से निकलने वाला ताप, जो हीट का जो जो ताप है, जैसे जो कहने का मतलब लाइट वेव की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जैसे आप आग अगर जल रही है और दूर से जो आप तपिश महसूस करते हैं, वो एक्चुअल में रेडिएशन है। वो भी बिना किसी मीडियम के ट्रेवल कर सकती है, ये यहाँ बताना है हमको। तो रेडिएशन क्या ही ये पूरा यूनिट है, हमको इस तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में ही पढ़ना है इसके बारे में। और इसके लिए ये है कि ये निर्वात में भी विचरण कर सकता है, और निर्वात में एक चीज और है जो विचरण कर सकता है, जिसे हम लोग लाइट वेव कहते हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से ये भी अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है, ऐसा कहना चाहता है यहाँ पर। तो फिर क्या कहलाता है रेडिएशन? पॉइंट वाइज लिखे हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे अगर किताबों में अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें 4-5 पेज में बहुत सारे लंबे लंबे थ्योरी से बताया होगा, उसे कुछ पॉइंट्स में हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे लिखे हैं छोटे छोटे। देखिए क्या है, गर्म वस्तु से ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण ऊर्जा कहलाता है। कोई भी हीट बॉडी से एनर्जी का जो एमिशन हो रहा है, वही आपका विकिरण ऊर्जा है या रेडिएशन है। अवरक्त वर्णक्रम का जो रेंज होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? विबग्योर में जो कलर आप देखते हैं, ठीक, अगर आप लोग लाइट वेव के अकॉर्डिंग ओके, इस सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और रेड के आगे पाया जाता है, इसको बोलते हैं IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन, ठीक। और वायलेट से पहले आपको क्या मिलता है जी? यूवी रीजन मिलता है, जिसको अल्ट्रा वायलेट रीजन बोलते हैं हम लोग। और IR रीजन भी बहुत सारे छोटे 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 अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है। तो अवरक्त वर्णक्रम कहा जाता है इसको, इंफ्रारेड। और इसका रेंज क्या होता है? 800 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक। जो एंगस्ट्रॉम का मतलब आप जानते हैं, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये रेड कलर के आगे अदृश्य रूप में पाया जाता है विकिरण का जो क्षेत्र है, जिसे इंफ्रारेड रीजन हम लोग कहते हैं। तो ये उसका रेंज हो गया, ठीक। उसे हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? अवरक्त वर्णक्रम। इधर बहुत सारे कॉम्बिनेशन है ना, याद रखेंगे। माइक्रोवेव, हीट वेव, ये जितना आप टीवी के रिमोट में जो वेव काम कर रहा है वो इंफ्रारेड है। माइक्रोवेव ओवन में जो वेव काम कर रहा है वो इंफ्रारेड है। तो वो हीट को ट्रांसफर करता है हीट एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो अवरक्त वर्णक्रम विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान ही समस्त गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, जैसे सीधी रेखा में चलता है, इसमें रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है, विवर्तन भी होता है। आपके सिलेबस में इनको डीप नहीं पढ़ना है, बट प्रॉपर्टीज ये फॉलो करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे चल के जब आप ऑप्टिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे तो इनके एक एक प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे IR के लिए, ठीक है। चलिए, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग उष्मा ऊर्जा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम से विकिरण के द्वारा संचरित हो सकती है। ये मैक्सवेल ने प्रूव किया था कि अगर बीच में कोई भी मीडियम नहीं है तो इस प्रॉपर्टी से, रेडिएशन की प्रॉपर्टी से, हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर वाले एरिया से लोअर टेम्परेचर वाले एरिया के पास जा सकती है। सिंपल उदाहरण है तपिश, जो आप आग तापते हैं, वो जो महसूस करते हैं वो रेडिएशन है, उसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उसमें विकिरण के गुणधर्म वैसे ही हैं जैसे किसके जी? प्रकाश के तरंगों के, ठीक। अवरक्त किरणों का तरंगदैर्ध्य लाल रंग के प्रकाश से अधिक होता है, क्योंकि इधर आगे पाया जाता है, ये स्पेक्ट्रम वर्णक्रम में लाल रंग से आगे पाया जाता है। तो इनका वेवलेंथ जो है लाल रंग से भी अधिक होता है, ठीक, बड़े वेवलेंथ का होता है, इसलिए दूर दूर तक ये ट्रेवल कर सकता है, ठीक। तो ये कंसेप्ट इसमें आ गया। हाँ, प्रकाश के अवरक्त तरंग लाल रंगों के अधिक होता है, इस कारण इन्हें इंफ्रारेड कहा जाता है। इसका अगर संधि विच्छेद फॉर्म रखें तो इंफ्रारेड, इन फॉर कहने का मतलब है बहुत दूर, इंफ्रा,
और रेड मतलब रेड रीजन से दूर जो पाया जाता है, उससे बड़ा जो पाया जाता है, उसे हम कहते हैं अवरक्त क्षेत्र या इंफ्रारेड क्षेत्र, जो कि विकिरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऊर्जा के विकिरण के फॉर्म में ट्रेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए अब ये तो बेसिक आइडिया हो गया कि रेडिएशन होता क्या है, उसके बारे में कुछ ये 4-5 पॉइंट आपको कॉमनली पता होना चाहिए, बस वही इसका मतलब है इन चीजों को लिखने का। ठीक, अब हमें आगे के इसके डीप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए छोटे छोटे डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी, उसको आज वर्ड टू वर्ड अपन यहाँ पे देखते चले जाते हैं, ताकि हम अपने आने वाले बड़े टॉपिक्स को बहुत इजीली तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर विकिरण के फेनोमिना से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं हैं और उसके नोटेशंस, क्योंकि आगे चल के फिजिक्स क्या होता है, मैथमेटिकली इक्वेशंस में डेवलप हो जाता है, बदल जाता है, और फिर वहां पे वो u क्या चीज है, x क्या है, h क्या है, l क्या है, ये अगर आपको नहीं पता तो दिक्कत करेगा, फिर वो रटने जैसा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी चीज रटें। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुल ऊर्जा घनत्व, टोटल एनर्जी डेंसिटी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल u से। होता क्या है, किसी बिंदु पर विकिरण का कुल ऊर्जा घनत्व u सभी तरंग दैर्ध्य वाले तरंगों को लेते हुए उस बिंदु के चारों ओर प्रति इकाई आयतन में कुल विकिरण ऊर्जा होती है। मतलब यदि आप यूनिट लेंथ का कोई पिंड लेते हैं तो उस पर जितना एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स को लेते हुए स्टोर्ड है, वही उसका एनर्जी डेंसिटी कहलाता है, जिसका मात्रक जूल मतलब ऊर्जा का मात्रक। अब मीटर क्यूब कहने का मतलब है कि वॉल्यूम कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं हम लोग, कि एक वॉल्यूम एलिमेंट के अकॉर्डिंग एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हुआ है, उसे ही ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। यहाँ पर सभी तरंग दैर्ध्यों वाले तरंगों को कहने का तात्पर्य है कि आईआर रीजन में जितने टाइप के आपको तरंगे मिलती हैं अवरक्त क्षेत्र में, उनकी बात हो रही है, न कि वो कलर की, रेड ब्लू ग्रीन जो विबग्योर में होता है उसकी बात नहीं कर रहा है। ये आईआर क्षेत्र में जो तरंग दैर्ध्य हमको मिलेगी, तरंग दैर्ध्य कहने का मतलब है वो जो नंबर्स नैनोमीटर के अकॉर्डिंग, एंगस्ट्रॉम के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो टोटल एनर्जी जितना कंसंट्रेटेड है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ के, वो उसका एनर्जी डेंसिटी है। आपको क्या याद रखना है कि भाई कुल ऊर्जा घनत्व कहने का तात्पर्य क्या है और उसे डिनोट किस चीज से करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी डिनोट दिस थिंग बाय स्मॉल यू। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इसको, इन दोनों को कंपेयर करते हुए जाने, इसका है वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। मतलब यहां पर बात कर रहे थे सभी तरंग दैर्ध्यों के लिए, और यदि आप किसी स्पेसिफिक तरंग दैर्ध्य को ले लेते हैं कि भाई इस कलर का उदाहरण के लिए कलर यहाँ पे होगा नहीं, है तो आईआर रीजन है, या इस रेंज का पर्टिकुलर वेवलेंथ को अगर आप डिफाइन करते हैं, यहाँ पर सभी इंक्लूड थे, और यहाँ पे अगर हम लोग स्पेसिफिक किसी एक तरंग दैर्ध्य के लिए ऊर्जा घनत्व को परिभाषित करते हैं, तो वो वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व कहलाता है। किसी विशेष तरंग दैर्ध्य के लिए वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व तरंग दैर्ध्यों की प्रति इकाई परास में प्रति इकाई आयतन पर ऊर्जा है। ठीक, इसका भी मात्रक जूल मीटर क्यूब होता है। मतलब यू स्मॉल यू कहने का मतलब है सभी तरंग दैर्ध्यों को समाहित किया हुआ, और यू के साथ सफिक्स लैम्डा अगर आप लगा के रखें, यू लैम्डा कहने का मतलब है किसी विशेष तरंग दैर्ध्य से संचित ऊर्जा जो किसी पिंड में या किसी क्षेत्र में अवस्थित है। दोनों में अंतर इजिली आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुल उत्सर्जन शक्ति, एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर, और कहते हैं एमिसिविटी, जिसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। लेटर याद रखना बहुत जरूरी है कि कैपिटल ई क्या चीज है। तो भाई किसी पिंड की कुल उत्सर्जन शक्ति, कितना वो एमिट कर सकता है, सभी तरंग दैर्ध्यों के लिए पिंड के प्रति इकाई सतह से। अब एमिशन कहां से होगा जी, सतह से होगा। अगर ये सूर्य है तो सूर्य की सतह से ही विकिरण का उत्सर्जन होता है, ना कि केंद्र से। ठीक, तो सतह से होगा, ये सतह सतह बोल रहा हूँ, बाद में सरफेस सरफेस, बाद में ये मैथमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा कि भाई हाँ भाई मैं बोलूंगा कि सरफेस एरिया है तो 4 पाई r² गोले का लेके आओ। तो दिमाग में ये चीज विजुलाइज होना चाहिए। प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के रूप में निश्चित होती है। सभी तरंग दैर्ध्य विकिरित हो रही है एक ऑब्जेक्ट से, कहां से, सतह से, उसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ई से। अब यदि इसी चीज को अगर आप स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए जब हम डिफाइन कर देते हैं कि कोई एक खास वेवलेंथ का
तरंग उत्सर्जित हो रहा है तो उसे कहते हैं वर्णक्रमीय उत्सर्जन शक्ति, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई में सफिक्स लैम्डा लगा के। ई लैम्डा मतलब किसी विशेष तरंग दैर्ध्य पर किसी पिंड की वर्णक्रमीय उत्सर्जन शक्ति एक इकाई तरंग दैर्ध्य सीमा के भीतर पिंड के प्रति इकाई सतह क्षेत्रफल से पर यूनिट टाइम में एमिट होता है। मतलब यहां से कोई सिंगल वेवलेंथ एमिट हो रहा है तो फिर उसके लिए सफिक्स यूज करेंगे ई लैम्डा। मैं नोटेशंस आप परिभाषा याद करें ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये नोटेशन ई लैम्डा कैपिटल ई क्या है ये जरूर आपको मालूम होनी चाहिए। आगे चल के फिजिक्स के इसके मैथमेटिकल लॉ में वो बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हैं। एक है टोटल के लिए कैपिटल ई में, और स्मॉल ई के साथ लैम्डा लगाए हैं मतलब किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए है। फिर आगे बढ़ते हैं, अवशोषणता या अवशोषण शक्ति एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इस सेक्शन में आपको ब्लैक बॉडी के बारे में भी जानना है। ब्लैक बॉडी वो चीज है जो कि अपने में से आरोपित होने वाले सभी प्रकार के विकिरण को अवशोषित कर लेता है। आइडियली कोई भी चीज ब्लैक बॉडी की तरह नेचर में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसे आइडियल गैस होता है वैसे ही ब्लैक बॉडी होता है जो कि अपने ऊपर आपतित होने वाले सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। ना तो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है, पोलराइज करता है, कुछ भी नहीं, सब आरोपित कर ले, अपने आप में ले लेता है। तो फिर क्या कहना है, किसी विशेष तापमान पर और किसी विशेष तरंग दैर्ध्य के लिए किसी पिंड की अवशोषण शक्ति को प्रति इकाई समय में प्रति इकाई सतह क्षेत्र में अवशोषित विकिरण ऊर्जा और इकाई तरंग दैर्ध्य परास के साथ इकाई समय में पिंड की कुल आपतित ऊर्जा के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे सफिक्स किससे दर्शाया जाता है जी, ए लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। आप नोटेशंस याद रखेंगे ए लैम्डा। अब जब आप इसे जान जाते हैं तो इसके थ्रू वो जो ऊपर में मैथमेटिकली नहीं बताया, थ्योरी में बताया, उसको कैसे लिखते हैं देखिए। टोटल एनर्जी डेंसिटी कहने का तात्पर्य है यू लैम्डा किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ का जीरो से लेके इन्फिनिटी तक वेवलेंथ के वेरिएशन ऑपरेटर पर इंटीग्रेशन, तो कंप्लीट आपको क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा। सिमिलरली ई लैम्डा क्या है, एमिसिव पावर है आपका स्पेसिफिक। अगर आप इसको वेवलेंथ के लिए देखते हैं अवशोषणता एमिशन को और ओवरऑल इंटीग्रेशन कर देते हैं डी लैम्डा ऑपरेटर पे तो कैपिटल ई मिलता है। तो ये बाद में हम लोग इस नोटेशंस में यूज किया करेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा भाई। ठीक है, फिर रिलेटिव एमिटेंस कहने का मतलब है वो ब्लैक बॉडी के कंसेप्ट में है कि किसी सतह से उत्सर्जन एवं आदर्श कृष्ण पिंड के सतह से उत्सर्जन के अनुपात को सापेक्ष उत्सर्जन कहा जाता है, जिसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए किसी पिंड से उत्सर्जन ई डैश है और आदर्श कृष्ण पिंड से उत्सर्जन कैपिटल ई है, तो दोनों का जो रेशियो निकालोगे वो इस तरह से कहलाता है। ठीक, कृष्ण पिंड की परिभाषा। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है जी रेडिएशन का, छोटा छोटा एप्लीकेशन, ये सब पेपर पेपर में नहीं आने वाला ना, लेकिन कंसेप्ट बिल्टअप करना बहुत जरूरी है आगे के बड़े टॉपिक्स के लिए। एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, क्लॉथ्स कपड़े, गर्मियों के समय में आप लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और ठंडी के समय में आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। लाइट कलर का कपड़ा आपके ताप को, जो सूर्य से आने वाले रेडिएशन ताप को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो आप कम गर्मी महसूस करते हैं। दूसरा है यूटेंसियल्स, मतलब बर्तन है जी। आप देखे होंगे कि बड़े बर्तनों पर नीचे चूल्हे में रखने से पहले उनको काले रंग में पुताई कर दी जाती है या कोई एक काले रंग का लेप लगा दिया जाता है बर्तनों के नीचे, या उनका निचला हिस्सा काले रंग का होता है। उसका कारण यह है कि और आउटर बॉडी उसका जो तली है जिसमें आग से उसका कांटेक्ट होना है, वो जब ब्लैक कलर का होता है तो ज्यादा रेडिएशन खींच पाता है और वो चीजें जल्दी गर्म होती हैं। फिर रेडिएटर्स के बारे में देखिए, वाटर के जो पाइप हैं रेडिएटर्स, तो अगर आप कोई हीट कंडक्ट करने वाला चीज रेडिएटर्स को देख रहे हैं तो उसके आउटर में उसको ब्लैक कलर में पुताई किया जाता है रेडिएटर को, और यदि कूलिंग वाला क्षेत्र है, ठंडा रखना है, तो उसको व्हाइट कलर में पुताई किया जाता है। तो रेडिएटर्स एक एग्जांपल है। और रिफ्लेक्टर्स फोर, तो अगर अभी ठंड का मौसम आ रहा है, आप लोगों को पता है कि घरों में हम लोग इमर्सन सॉरी रूम हीटर वगैरह यूज करते हैं। तो एक रूम हीटर ऐसा आता है जो बीच में कॉइल उसमें लगा रहता है और वो एक उसके बैकग्राउंड में चमकीले रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं ताकि वो रूम में रेडिएशन को फैला सके, आईना जैसा लगा रहता है उस गर्म होने वाले रॉड के चारों ओर। तो वो रिफ्लेक्टर की बात कर रहा है यहाँ पे, ताकि वो
रेडिएशन एनर्जी को रिफ्लेक्शन या प्रकाश के जो भी गुणधर्म होते हैं उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए पूरे वातावरण में फैला सके तो गर्मी फिर फैलती है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। आप सावधान रहें इस चीज पे कि आप इसे लाइट वेव से कंपेयर ना करें, अदरवाइज आप रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग कंफ्यूज होंगे। ये एक अदृश्य चलने वाला तरंग है जो कि केवल फॉलो करता है लाइट वेव के सारे प्रॉपर्टीज को। ठीक, फिर कृष्णपिंड क्या है उसके बारे में जानिए। कृष्णपिंड का बेसिक डेफिनेशन जरूर जान के रखिए कि क्या होता है। एक पूर्ण कृष्णपिंड वह होता है जो अपने ऊपर पड़ने वाले किसी भी तरंग दैर्ध्य के समस्त विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, जो शुरू में भी मैंने आपको बताया। ठीक, तो ई लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा, एक रिलेटिव एमिसिविटी इसको कहा जाता है उसके अकॉर्डिंग। ये आएगा बाद में, बहुत ज्यादा इसको मत सोचिए। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने इस 4th यूनिट के सिलेबस को अंडरस्टैंड किया और कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हमने यहाँ पे जानने की कोशिश की है कि भाई एमिसिविटी क्या है, अवशोषण क्षमता क्या है, रिलेटिवली उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, ब्लैक बॉडी कहने का क्या तात्पर्य है, और सबसे मेन चीज रेडिएशन कहने का मतलब क्या है। ठीक, और वो कहाँ पे पाया जाता है, किस रीजन में पाया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने आज बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्टअप की है। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजों को लेते हुए, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको लेते हुए हम अपने आगे क्लास में कुछ बड़े टॉपिक को लेते हुए जो इम्पोर्टेंट है उसको लेके मूव करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। आप यहाँ तक अपना कंसेप्ट जो भी है उसको बिल्टअप करके रखें, और किसी प्रकार के डाउट होने पे आप जरूर हमसे शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे अपने नए क्लास में। थैंक यू।